हेलो वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आया था। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि लास्ट ईयर के पेपर करना कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे पीवाई क्यूज ही सीधा आपके एग्जाम में उठकर आ जाते हैं, ठीक है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उस बच्चे के लिए यूजलेस है जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम कल है और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और सीधा इस पे पेपर पे आए हो, तो इससे अच्छा है कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोड करे हैं वो देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने पढ़ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं, तो यार ये हलवा पेपर है। हलवा क्या, सारे के सारे पेपर ही आपको लगेंगे कि यार लास्ट ईयर तो मजाक आया, मजाक हुआ था, मतलब इतना इजी पेपर आया था। क्योंकि मतलब पेपर अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है तो ये पेपर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपल बात बता दूं मैं आपको, ठीक है। और अगर आपने मेरे से भी नहीं कर रखे, कहीं और से भी सारे के सारी चीजें कर रखी है, तब भी आपको ये इजी लगेगा पेपर। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इजी लगना चाहिए, क्योंकि पेपर इतने टफ नहीं है। एक बच्चे ने बोला कि सर सबसे टफ जो है वो सेट लेकर आओ, तो यार मेरे को एक ही ये वाला जो है पेपर थोड़ा सा सही लगा। वैसे है ये भी इजी, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजी है, बट 1 मार्क्स के मेरे को लगे कि आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा टफ है, टफ तो है भी नहीं, बट फिर भी बाकी से कंपैरिजन में थोड़े से सही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। डायरेक्टली जो है वो पेपर करना शुरू कर देते हैं हम अपना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि कर्म अनुसार लगाना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो यूएसएसआर ने जो है, मैं क्वेश्चन हिंदी में दिखा रहा हूँ, इंग्लिश में बोलूंगा ताकि दोनों बच्चे जो है वो अच्छे से समझ पाए। तो यूएसएसआर ने जो है अफगानिस्तान पर अटैक किया था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, तजाकिस्तान जो है वहां पर सिविल वॉर जो है उसका एंड हुआ था, बर्लिन वॉल। अब है ना, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है, चेक करा करो लास्ट का और फर्स्ट का, ठीक है। इसमें से या तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या हुआ है, या पता होगा सबसे एंड में क्या हुआ है, ठीक है। मैं ईयर लिख दूंगा, बट मैं आपको बता दूं 2001 के अंदर जो है वो हमारी तजाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर खत्म हुई थी। एक पेपर के अंदर ही एमसीक्यू भी आ रखा है, तो मैंने ये भी बता दिया। अब सबसे एंड में थर्ड होगा, चलो जी, बी खत्म क्वेश्चन, है ना। ये 1917 में हुआ था, ये अफगानिस्तान के अंदर 1979 में हुआ था, और बर्लिन वॉल आपको पता है 1989 में गिरी थी। अब ये मैच कर लेना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ये रहा क्वेश्चन कि ये बताओ कि जो यूएसएस जो रशिया है, रशिया के या दो पार्ट में है ना, जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले थे। कौन कौन से, चेचन्या अजरबैजान, क्रोएशिया उज्बेकिस्तान, चेचन्या दागिस्तान, और दागिस्तान और क्रोएशिया। तो इसका आंसर आपको पता है, चेचन्या और दागिस्तान है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में कवर है। वो पहले वाला क्वेश्चन भी कवर था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन का क्या मतलब होता है, बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब होता है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है सामने वाली कंट्री को देखकर अपनी पावर को उतना ही करना, ताकि वो सामने वाली कंट्री आप पे अटैक ना करे। हम इतने सारे वेपन क्यों खरीद रहे हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना खरीद रहे हैं। हम खरीद रहे हैं चाइना के लिए, कि चाइना को समझ आ जाए कि भाई लड़ाई होगी तो ये भी जो है वो कम नहीं है। तो इस वजह से तो यही मतलब होता है इसका, कि अन्य देशों के साथ जो है अनुकूल संतुलन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। किस वे में, मिलिट्री वे में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वह लोग क्या कहलाते हैं जो अपना घर छोड़ देते हैं बट देश की टेरिटरी में ही रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मतलब एक बंदा दूसरे देश में नहीं जा रहा, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, ऐसे मतलब घूम रहा है काम के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, भगोड़ा, अप्रवासी, ठीक है। भगोड़ा मतलब फ्यूजिटिव कहेंगे, अप्रवासी यानी माइग्रेटेड कहेंगे, या आंतरिक रूप से जो इंटरनल जो है उसने माइग्रेशन करा वो कहेंगे, या उसको इंडिजिनियस पीपल कहेंगे। इसका आंसर है सी, ठीक है। आपने पूरी तरीके से क्या किया, इंटरनल माइग्रेशन वगैरह किया है। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। मैच दी फॉलोइंग, इसमें भी देखो सबसे पहले ना जो 100% आपको सही आता है ना वो करा करो। मान लो मेरे को नहीं पता सर, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका मेरे को सर फोर्थ का पता है। फोर्थ में लिखा हुआ है जी, सतत पोषण विकास। सतत पोषण विकास का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट करना है, ऐसा विकास करना है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो और डेवलपमेंट भी हो। तो इसका आंसर सर ये देखो लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रति उत्तरदायी, यानी एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, और आर्थिक जो है वो वृद्धि भी हो, यानी डेवलपमेंट भी हो, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, और साथ में हमारा एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए। तो सर फोर्थ का जो है वो बी होगा। तो फोर्थ पे देखो कितने ऑप्शन में बी दे रखा है सर, ये तो दो में दे रखा है सर। मैंने कहा यार फंस गए, कोई बात नहीं, पहले पे आ जाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल पे। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करी गई थी। और कुछ पता हो ना पता हो, ये तो पता होगा जी, प्रोटोकॉल जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसेस की बात हुई थी, और 2002 में इंडिया ने इस पे साइन किया। मैं आपको ये भी बता दूं, आया हुआ है नीचे क्वेश्चन। तो इस फोर्थ का जो है वो सर ग्रीन हाउस दिख गया मेरे को। फर्स्ट का जो है वो थर्ड होगा, फर्स्ट का थर्ड दे रखा है, तो यानी ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें फोर्थ का भी दे रखा है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चाचन्या देगस्तान हो चुका है ये वाला, ठीक है। ये वाले पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि ना सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स होना है पूरे पूरे वर्ल्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन जो होता है वो हमारा तेल होता है। क्या ये बात सही है। और इस तेल की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संघर्ष यानी लड़ाइयाँ भी होती है, ठीक है, अटैक वगैरह भी होते हैं देश पे। क्या ये बात सही लिखी हुई है, बिल्कुल सही लिखी हुई है सर। पता ही है हमें कि यूएस ने जो है वो इराक पे अटैक किया था, रिसोर्स के लिए ही तो किया था। तो यानी दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना है, तो इसका आंसर होगा ए। वैश्विक संपदा में जो तेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से जो है वो लड़ाइयाँ भी होती है।
तो इसी वजह से इसका आंसर है 6 का ए, दोनों सही और दोनों का आपस में लेना देना है। 1952 के अंदर कांग्रेस जो हमारी जम्मू कश्मीर है वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट आई थी? आपको पता है पीएम कौन बना था? पता होगा अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं तो। कौन था? वो शेख अब्दुल्ला था, है ना? शेख अब्दुल्ला के जो बेटे थे, ठीक है, उनका नाम था फारूक अब्दुल्ला, और अभी जो उनके पोते हैं उनका नाम है उमार अब्दुल्ला। तीनों पुश्ते बता दी मैंने। और ये तीनों के तीनों पार्टी, तीनों के तीनों बंदे कौन सी पार्टी से थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से थे। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अब देखो मैंने वही कहा, बड़े क्वेश्चन इसमें बहुत हल्के हैं, एमसीक्यू थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वैसे अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं तो यार बार बार बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है। सिंपल। जो हमारा चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, वो कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। और चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन था? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन, है ना? सुकुमार, हिंदी में सुकुमार सेन। सेन से पता चल रहा है सर ये तो वेस्ट बंगाल का होगा। हाँ है, बट हमको क्या लेना देना है, एमसीक्यू थोड़ा ना आ जाएगा। दलाई लामा जो थे वो कौन से स्टेट में जो है उनको उन्होंने रिफ्यूज दिया था? किस स्टेट ने जो है, किस कंट्री ने जो है वो दलाई लामा को रिफ्यूज दिया था? आपको पता है सर? भारत ने दिया था। क्वेश्चन आ जाता है दलाई लामा कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, कौन से एरिया से रिलेटेड है? तिब्बत से रिलेटेड है सर, है ना? और आपको पता है कि चाइना ने तिब्बत को जो है वो कब्जाने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं एमसीक्यू पे। ऑयल वाला तो हो चुका है, ऑयल जो है ये वाला तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 1979 के अंदर जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन किया था। बिल्कुल सही बात है, किया था ना आंसू ने। क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनका नाम है ना इलेक्शन पे चढ़ रहा है, वोटिंग मशीन पे जो है वोटर आईडी उनकी बन रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है फिर वो अपना घर वगैरह बनाएंगे और वो वहीं पर रहने लग जाएंगे, उनको पावर मिल जाएगी, तो वो जो है वो असम का कल्चर खत्म हो जाएगा। तो यानी सर सही बात है, दोनों ही सही है और दोनों का आपस में लेना देना है। इसका आंसर भी ये होगा। आंसर की भी सामने ही है। किसी क्वेश्चन में अगर मेरे को लगा कि यार इसमें वेरीफाई करेंगे तो हम कर भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नैम का जो है वो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑब्वियस सी बात है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इजी क्वेश्चन पूछा गया। चलो जी, खासी हिल कहाँ पर है? खासी, गारो, जंताई, ये तो पता ही है सर आपको, ये हमारे मेघालय के अंदर पड़ती है ये। ठीक है, कंफर्म कर ले, क्या कंफर्म करने की जरूरत तो है नहीं वैसे, बट फिर भी बच्चों को तसल्ली हो जाए, मेघालय है ना। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, ओके, जो हमारा 1970 के अंदर जो चुनाव हुआ था, ठीक है, वहाँ पर जो है वो कौन जीता था? तो आपको पता है कि अवामी लीग जीती थी, है ना? और अवामी लीग जीती थी, और अवामी लीग के जो नेता थे उनका क्या नाम था? नेतृत्व तो पूछा गया ना नेता का नाम। शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना हो ना उनके पिताजी थे। नेक्स्ट है वैश्विक वैश्विक सुरक्षा का क्या मतलब होता है? वैश्विक सुरक्षा का मतलब होता है, यानी इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, यानी जो जो क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा के जो पारंपरिक, जो गैर पारंपरिक, सॉरी, सुरक्षा के जो गैर पारंपरिक खतरे होते हैं उनसे सुरक्षा को ही वैश्विक सुरक्षा कहा जाता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे टेररिज्म, जैसे ग्लोबल हंगर। अगर ये चीज़ें आपकी कंट्री में नहीं आ रही, आप तक नहीं आ रही, तो आप कहोगे कि जी वैश्विक सुरक्षा है। जब भी हम बात करते हैं ना टेररिज्म, तो टेररिज्म क्या है? एक कंट्री में है नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर है टेररिज्म। देन तो पड़ोसियों की है हमारे। समझ रहे हो ना आप? बट मेरी बात समझ रहे हो ना? सुरक्षा तो ये, बट है सारी की सारी कंट्रियां झेल रही है। तो ये क्या है? वैश्विक सुरक्षा। वैश्विक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं ऐसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की, गैर पारंपरिक स्रोत की बात करते हैं, उनसे बचाव की बात करते हैं, उन खतरों से जो है वो सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसकी सुरक्षा, क्या कहते हैं उसको? वैश्विक सुरक्षा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 में आया, और इसमें जो है वो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। इसकी स्पीड जो थी वो स्लो थी। इसके जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था के एन राज, सॉरी, हाँ, के एन राज। हो गए भाई, चार पॉइंट बता दिए, दो पूछे थे। नेक्स्ट है 1952 के अंदर जो चुनाव हुआ था वो मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब बहुत डिफिकल्ट काम था। क्यों? क्योंकि पहली बात तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, दूसरी बात है कि इतने बड़े देश में पहली बार इलेक्शन हो रहे थे, तीसरी बात है कि विमेंस के नाम गलत चढ़ गए थे तो दोबारा वोटिंग लिस्ट बनाती थी, और चौथी बात है पहली बार हो रहा था तो लोगों को ट्रेन वगैरह भी करना था। ठीक है, तो इसकी वजह से वो मील का पत्थर साबित हुई थी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। चलिए, ऑडियो तो है, बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन बढ़िया है। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संस्थाओं को मजबूत करने से किस प्रकार भारत अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर पाया? मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो आपको बताइए यूएन, इंडिया यूएन का पार्ट है, तो इससे इंडिया को कुछ फायदा हुआ है? आप बोलोगे यस। क्या फायदा हुआ है?
पहली बात तो हम ग्लोबल कॉपरेशन बना पाए हैं। ग्लोबल कॉपरेशन यानी वैश्विक जो है वो एक तरह से गठबंधन बना पाए हैं, जो वैश्विक जो प्रॉब्लम है उनका वैश्विक स्तर पर जो है वो सॉल्यूशन निकाल पाए हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म। बार बार जाके हम बताते हैं कि भाई ये देखो पड़ोसी ये कर रहा है, हमारा ये कर रहा है। तो एक तो ये हो गया, पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे है ना कहीं जब हम यूएन का पार्ट बनते हैं तो इससे खुद भी सुरक्षा प्रदान मिलती है। वैसे तो एक ही पॉइंट लिखना है आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यही लिख देना, पहले बता देना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएन की सदस्यता होने के मानदंडों और जो संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने से भारत को फायदा ये हो रहा है कि भारत जो है वो कम से कम टेररिज्म से रिलेटेड जो है उस प्रॉब्लम को जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाया, एटलीस्ट उनके बारे में बता पाता है ना, टेररिज्म से रिलेटेड। और दूसरी बात है जो वैश्विक जो समस्या होती है उनका सॉल्यूशन जो है वो साथ में मिलकर निकाला जाता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इसकी बात करते हैं। इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ये दे रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। वैसे ये तो आप बनाकर भी लिख सकते हो, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बट मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि ये बताओ कि मतलब व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन दे रखा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा घुमा के आता है। इसमें भी देखो यही पूछा गया है कि ये बताओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फायदा है, वही तो लिखना है आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो ना बच्चे? पीडीएफ को, ये जो मैंने है ना इसके अंदर पीडीएफ दी है, और मेरे को मैं बता रहा हूँ मेरा मूड खराब हो जाएगा अगर आपने डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करके लर्न कराओ तो, या रट्टे मारे हो तो। आपने आई होप कि आपने जो पीडीएफ है उसको वीडियो से देखा हो, ठीक है? नहीं तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाओगे, जबकि है हलवा क्वेश्चन। पूछा वही क्या है, सबसे पहला जो चैप्टर था ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्वेश्चन यही छापा हुआ है मैंने। ये बताओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फायदे हैं, तो पहला तो यही है कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम होती है उसको हम ग्लोबल लेवल पे सुलझा पाते हैं, और दूसरी बात है टेररिज्म और ये सारी की सारी चीज़ों को, ट्रेड वगैरह को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यही पॉइंट लिखने हैं इसमें भी, है ना। नेक्स्ट है कि केंद्र के गठबंधन सरकारों को मतलब 2 लाख का बताए, मतलब जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में गठबंधन जो सरकार बनती है इसके 2 फायदे बताइए। पहली बात तो है कि इससे जो संघवाद है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि इससे जो है वो पैसों की बचत होती है। सर पैसे की बचत, यार सर क्या बोल रहे हो यार, पैसे की बचत कैसे होती है? अरे देखो यार, अगर गठबंधन सरकार नहीं बनेगी और किसी भी पार्टी के पास जो है वो मेजोरिटी नहीं है, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, तो पीडीएफ किसी में से करना पड़ेगा। एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन जो है वो, हाँ आ गया जी। तो अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है हमारा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, पैसे खराब होंगे ना, तो पैसे की बचत होती है, संघवाद मजबूत होता है ना। क्षेत्रीय संगठन जो जो केंद्र की सरकार होती है, जो ज़्यादा मजबूत पार्टी होती है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाती। ये सारी बातें लिखनी है। बुराइयां क्या होती है, बुराइयां वगैरह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1971 के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बांग्लादेश युद्ध हुआ? पहली बात तो यह है कि आपको बताना है, स्टोरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है कि पहले ना बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, दिक्कत यह है ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। दिक्कत यह है कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज और इकोनॉमिक बेनिफिट जो यानी जो है वो आर्थिक सहायता वगैरह नहीं प्रदान करता था, और अपनी लैंग्वेज थोपने की कोशिश करता था, इसलिए प्रॉब्लम आई। हमको क्या दिक्कत थी, अपने देश के साथ जो मर्जी करें। दिक्कत ये थी कि वो सारे के सारे बांग्लादेशी हमारे बॉर्डर में घुस रहे थे, जिसकी वजह से रिफ्यूजी प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये घुस तो रहे थे हम, वैसे तो आज भी घुस रहे हैं आज तो कोई लड़ाई नहीं है, फिर भी बांग्लादेशी पता नहीं क्यों घुस रहे हैं हमारे देश के अंदर, जो भी है। और इसको लेकर आंसू का आंदोलन भी चलाता है ना। तो ये जो है वो इसी यही सारी की सारी परिस्थिति थी जिसकी वजह से बांग्लादेश युद्ध हुआ, है ना। फिर हमने भाई पाकिस्तान को बता दिया कि जी देख लो। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सोवियत संघ के विघटन की कोई 2 कारण बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था? पहली बात तो है कि यूएसएसआर के जो ज़्यादा इंस्टीट्यूशन थे उनको रिफॉर्म की जरूरत थी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं थी, वन पार्टी सिस्टम था, है ना। सारी बुराइयां लिखनी है आपको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के 2 उपाय बताइए। दो क्या चार, सुनो। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को टेररिज्म बंद करना चाहिए, और तभी जो है वो हम टेररिज्म मतलब जो है वो इसके बारे में बात करते हैं, टेररिज्म रुकवाने के लिए बात कर सकते हैं, है ना। साथ में मिलकर टेररिज्म, मतलब पाकिस्तान बोलता है कि भारत में जो टेररिज्म हो रहा है ना वो सही है, हमारी कंट्री में हो रहा है जो गलत है। तो भारत कहता है भाई देखो बात ऐसी है, टेररिज्म हर कंट्री का गलत होता है, बट जब आप टेररिज्म रोकोगे नहीं ना हमारी कंट्री में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान, आप ये वाला पॉइंट पहले मत लिखना, ठीक है क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं कर सकता ना, टीचर बोले कि यार ये कैसा पॉइंट है ना। तो पहला पॉइंट आप ये लिखना कि ना पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, यानी लोग का एक दूसरे से जो है वो संबंध बढ़ना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे तो विश्वास बढ़ेगा, ये फायदा है। दूसरी बात यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक जो वो है ना क्या कहते हैं उसको, आर्थिक सहयोग जो है वो बढ़ा सकते हैं, ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, और धीरे धीरे इससे भी जो है वो संबंध अच्छे होंगे, ठीक है।
और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गया। टेररिज्म भी बोल सकते हो कि टेररिज्म के साथ अगर पाकिस्तान साथ दे टेररिज्म से लड़ने में, तो इससे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हो सकते हैं। चाइना के साथ चाइना के साथ भी आप ये लिखोगे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वगैरह। दूसरी बात है कि हम इससे क्या कर सकते हैं कि चाइना हमें और हम चाइना को जो है वो, क्योंकि चाइना के साथ जो लड़ाई है ना वो हमारी बॉर्डर को लेकर है बस। आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है। चाइना ये नहीं चाहता भारत खत्म हो जाए, ना ही भारत चाहता चाइना खत्म हो जाए। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया खत्म हो जाए, वो अलग बात है। तो भारत और चीन के बीच में संबंधों को आप कैसे सुधार सकते हो? आप बताओ कैसे सुधार सकते हो? वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल रखे हैं, आप बोलोगे अभी खोल के दिखा दूंगा पीडीएफ। अगर कोई बच्चा ऐसा लगे तो नीचे कमेंट कर देना, सेम पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, मैच कर लेना वीडियो से। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं। तो भारत और चीन के बीच में संबंध कैसे अच्छे कर सकते हो? पहले तो जो है वो बैलेंस बैलेंस ऑफ पावर नहीं, म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो डेवलप करके कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरी बात है कि धीरे धीरे जब आर्थिक स्थिति और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इसमें भी लिख देना, जब चाइना के लोग भारत में, भारत के लोग चाइना में जाएंगे तो भी इससे होगा। ठीक है, और कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये है, दो पूछे थे, तीन बता दिए। वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों का बताइए। सबसे पहले तो आपको लिखना, मतलब वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन किन चीज़ों की वजह से बढ़ा है? टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ा है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में ही आप डाल देना कम्युनिकेशन और क्या, ट्रांसपोर्ट, है ना। मतलब टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी अच्छी होने की वजह से यातायात भी बहुत तेजी से बढ़ा है और हमारा संचार भी। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के दो सकारात्मक प्रभाव बताइए। क्या है सकारात्मक प्रभाव? पहला तो ये है कि जॉब वगैरह क्रिएट हुई है, एमएनसी इंडिया के अंदर आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आई है ना। और जॉब वगैरह क्रिएट हुई है, मैं बता चुका हूँ आपको, लोगों को नई नई चॉइस मिली है, बाहर का कल्चर आया, सारी सारी बातें। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका दमन की बजाय लोकतांत्रिक ढंग से बातचीत करना है। ये मैंने बताया था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखवा रखा है कि जो रीजनल एस्पिरेशन होती है ना, उनको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भारत ने रीजनल एस्पिरेशन सुनी, और आपको है ना इसमें एग्जांपल दे दे के बताना है। जैसे कि मिजोरम के अंदर हमने रीजनल एस्पिरेशन सुनी, है ना, जो अलग होना चाहते थे उनको तो हमने सीएम बना दिया और उनसे बातचीत करी, वहाँ प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी। ठीक है, साथ में हमने जो है वो और कौन सा राज्य था, जैसे जहाँ पर जो है क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हमने दबाया नहीं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करी। जैसे और कौन सा स्टेट था, जैसे कि असम हो गया, है ना। असम के अंदर आपको पता है कि अलग अलग राज्य बनाने की डिमांड करी गई थी, वो डिमांड हमने पूरी करी। साथ में जो है रीजनल ऑटोनॉमी भी दी, जैसे बोडो, डिमसा, करबी, इसको, है ना, ये सारी की सारी ट्राइब को जो है वो हमने दी। तो बेसिकली ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है कि वैसे आप इसमें भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जब बता ही चुका हूँ तो क्या ही देखना, है ना। तो इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि बेसिकली जैसे इसमें वही देखो, नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल है, कश्मीर वैली का भी। हमने कश्मीर वैली को ऐसे कुछ दबाने की कोशिश नहीं करी, हमने उनकी बातें सुनी है। और आज देखो कश्मीर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं है, तो एक काम करो, घूम के आओ पीओके में, आपको पता चलेगा, है ना। मतलब जितना डेवलपमेंट जो है वो, आज एयरपोर्ट है, एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तीन तीन चार चार है, जहाँ तक मेरे को पता है जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान वाले में जाके देखो, एक मिल जाए तो बता देना, रोड बनी हुई है तो बता देना। मैं ये नहीं कह रहा कि जी भारत जो है वो हर मामले में A1 है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान से तो अच्छी कंडीशन है जम्मू कश्मीर की, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन है। तो हम चाहते तो हम भी दबा सकते थे, जैसे पाकिस्तान ने दबा दी डिमांड को उनकी। हमने नहीं दबाया, हमने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। और एक बंदे को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, वो दिलाया उनको, है ना। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये रहा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। बट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ होती है इसमें पैसेज कोई फायदा नहीं पढ़ने का। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर इंडिया ने कब किया था? अगस्त 2002 में। ऊपर वाले क्वेश्चन पे फर्स्ट में ही आपको एमसीक्यू में बता दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल में किस चीज़ की बाध्यता पर छूट दी गई थी? यार ग्रीन हाउस कहाँ लिखा हुआ है? ग्रीन हाउस सर यहाँ लिखा हुआ ग्रीन हाउस, बस। पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डे जनेरियो। कहाँ पड़ता है ये? ब्राज़ील में, है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वैश्विक संपदा का क्या मतलब होता है? ग्लोबल कॉमन, जो सबकी होती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ मेरा नहीं है सर। ये महाखंड, ये सर नहीं है मेरा। सर सहारा मरुस्थल मेरा नहीं है, सबका है वो। मतलब किसी एक देश का ही होता है, मतलब नहीं है। बाहरी अंतरिक्ष सबका है। जो चीज़ सबकी होती है ना, उसको कहते हैं वैश्विक संपदा, है ना। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ, और जो ये हमारा ग्रेट कैनियन है, और ये सहारा जो डेजर्ट है, ये जिस भी कंट्री में है उसका है ये। बट बाहरी अंतरिक्ष हमारा भी है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी बात पे। ओहो, मैप वाला क्वेश्चन आ गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैप वाला क्वेश्चन दिया है, और मैंने लास्ट जितने भी पेपर थे सबके मैप करवाए हैं, तो ये तो करवाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी लाल बहादुर शास्त्री यूपी से थे सर, नजलिंगप्पा कर्नाटका से थे सर। करवा रखे मैप, और मैप की ना मैंने पीडीएफ डाल दी टेलीग्राम पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रही जी, पीडीएफ डाल दी है, पीडीएफ वगैरह कर लेना। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन दे दिए मैंने। ठीक है, तो सारा दे दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और द्रविड़ का मैं दिखा भी दूं क्या? वैसे तो दिखाना
दिखाने की ज़रूरत है नहीं, बट मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आपको थोड़ा टफ है। ये देखो, डीएमटी द्रविड़ आश्रम, तो हमारा तमिलनाडु से। एक बार मैं नजलिंगप्पा भी दिखा देता हूँ यार, नजलिंगप्पा ही पूछा गया था ना। नजलिंगप्पा नजलिंगप्पा नजलिंगप्पा, हाँ गया नजलिंगप्पा, ये था जी, कर्नाटका, ठीक है। तो सब करवा रखा है। और 1967 में अब जो बचा हुआ है वो लिख दो। बचा हुआ इसमें कौन सा है, ये हमारा तमिलनाडु, यूपी और कर्नाटका को छोड़कर क्या बचा हुआ है? तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका को छोड़कर राजस्थान होगा आंसर। तो लास्ट वाले का राजस्थान है। 1967 में राजस्थान में गवर्नमेंट नहीं बनी थी, है ना। चलो, ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर से देख लेते हैं। पिक्चर जो है वो हमें दिखती है, इसमें लिखा है मैंने जनता सरकार गिरा दी, है ना। आई टॉपल दी जनता गवर्नमेंट। इंग्लिश वाले पे आ जाते हैं, वैसे हिंदी में भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, बट देख लेते हैं। तो जिस टाइम जनता पार्टी की गवर्नमेंट को टॉपल किया था इंदिरा गांधी ने, कौन से साल की बात है? ये बात है जी 1980s की, है ना। तो मतलब 1980s की बात है, टॉपल किया था यानी हटाया था, और दोबारा इलेक्शन करवाए थे। उस टाइम पीएम कौन था हमारा? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो यही बात पूछी गई है ना, आइडेंटिफाई द लीडर। अच्छा, हु टॉपल्ड, अच्छा किसने पलटी थी? वो इंदिरा गांधी ने, तो इसका आंसर तो इंदिरा गांधी होगा जी। एंड आइडेंटिफाई नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था जब जनता गवर्नमेंट की पावर को पलटा गया था? तो ये है जी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह थे ना, हाँ जी। जून से, और ये मैंने आपको बताया था बच्चे, मैं बता रहा हूँ 1947 से लेकर अभी तक जितने भी पीएम रहे हैं उनका टाइम पीरियड हाथ जोड़ के विनतियाँ कर लेना, बहुत फायदा देगा। 3-4 एमसीक्यू निपट जाएंगे आराम से, है ना। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, और मैप भी, है ना, कुछ बहुत सारी चीज़ें निपट जाएगी, वो कर लेना। जैसे कि अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हाईलाइट एनी टू रीजन डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन, मतलब कांग्रेस जो, सॉरी कांग्रेस कह रहा हूँ, जनता पार्टी क्यों हार गई थी? एक सबसे बड़ा रीजन था कि इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है। और इनके पास कोई वो नहीं थी, कोई स्कीम नहीं थी, ठीक है। इनके पास कोई, एक्चुअली में बस ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी हट जाए। इंदिरा गांधी हट तो गई, बट ये कुछ वर्क नहीं कर पाए। तो क्या बोलोगे? पहला पहला रीजन था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी कि नो क्लियर एम, ठीक है, नो क्लियर पॉलिसी लिख देना। कोई क्लियर पॉलिसी उनके पास नहीं थी, इंदिरा गांधी के पास थी, इसलिए जीत गई। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यूरोपियन यूनियन एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, बताओ। तो यूरोपियन यूनियन आपको पता है, अपना झंडा है, अपना फ्लैग है, अपना नेशनल एंथम है इनका, है ना। और साथ में 550 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। यूरो इनकी करेंसी है जो कि डॉलर से ज़्यादा मजबूत है। 3 गुना ज़्यादा ट्रेड होता है इनका यूएस से। तो ये सारी बातें लिखनी है, ठीक है जी। तो यही वाली बातें लिखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा आता है। ये भी क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर का सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया होगा, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। आसियान जो है बहुत तेज़ी से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन बन रहा है। तो आसियान के फीचर लिखने हैं, खासियत वगैरह लिखनी है आसियान की, है ना। आसियान के अंदर टोटल कितने देश हैं? 10 देश है, ठीक है। पहले 5 मिले थे, पहले 5, उसके बाद 5 मिले थे। और अगर किसी बच्चे ने जो है मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख रखी है, तो आप मेरे को ये बता देना कि जो ये हमारा आसियान है वो कौन से साल में बना था, और उसके बारे में फीचर वगैरह लिखने हैं कि हाँ जी अच्छा है, आसियान रीजन फोरम फोरम है, प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है ना। तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी। उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिनके बल पर भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी ओके जी, सिंपल क्वेश्चन। इंडिया को आपको लगता है यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए? तो आपको बताना है कि इंडिया को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत सारे क्राइटेरिया पूरा करता है जो कि एक स्थायी सदस्य के पास होने चाहिए। जैसे बड़ी इकोनॉमी, है ना, ज़्यादा बड़ी ताकतवर मिलिट्री पावर, लोकतंत्र की रिस्पेक्ट करे, है ना, ह्यूमन राइट्स की यानी मानव अधिकार की रिस्पेक्ट करे, डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री हो। अब इंडिया से ज़्यादा डाइवर्स कंट्री कहाँ से लाओगे आप, है ना। विविधता बहुत है इंडिया में। तो ये सारे क्राइटेरिया हम पूरे करते हैं, तो इसकी वजह से इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। इसी बात पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1992 के अंदर जो सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के लिए प्रस्ताव बताइए कि 3 मुख्य शिकायत क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना। यूएन के अंदर अगर आपको चेंज लाना है ना, यूएन के अंदर आपको चेंज लाना है, तो पहली सिफारिश तो ये थी, पहली शिकायत तो ये थी क्या ना, जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो क्या करता है, पॉलिटिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। आज भी इसके अंदर जो है वो यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप को बदलना, पहला क्या था, पॉलिटिकल जो रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी जो राजनीतिक जो रियलिटी को कहते हैं राजनीतिक सच्चाई को नहीं दिखाता, ठीक है। जैसे कि आज भी हम देखो, वेटो पावर किसको दे रखी है? रशिया को, है ना, ब्रिटेन को। क्या वो हमारे से ज़्यादा इकोनॉमी वे में पावरफुल है? नहीं। जापान ज़्यादा पावरफुल है उनसे, तो ब्राज़ील भी ज़्यादा पावरफुल है, तो उनको देनी चाहिए। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी शिकायत ये है कि यूएनएससी जो है ना, वो जो है उसके अंदर जो है वो एक तरह से बराबर हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्री का डोमिनेंस है। ये दूसरी शिकायत है उसकी। और तीसरी शिकायत क्या लिखोगे आप? तीसरी शिकायत ये है कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप में अभी तक चेंज नहीं आया, वो चेंज आना चाहिए। तो यही है, मैं एक बार फिर भी देख लेते हैं। और कुछ पॉइंट ऐड हो सकते हैं क्या इसमें? आसियान वाला हो गया, ये तो मैं बता चुका हूँ, वो पैसे वैसे देता है। अच्छा जी, ये वाला, पहली प्रॉब्लम क्या है?
पहली प्रॉब्लम ये है कि जी रिप्रेजेंट नहीं करता कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को, ये बात मैं बोल चुका हूँ आपको अभी भी। दूसरी बात है सिर्फ वेस्टर्न कंट्री का ही फ़ायदा देखता है ये, क्योंकि मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्री है उसके अंदर। दूसरी बात है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सबकी बराबर हिस्सेदारी नहीं है। तीनों पॉइंट मैंने वही बोले। अब इन्हीं को एक्सप्लेन करके लिखना है। आप बोलोगे सर 3 लाइनें लिख दूँ 6 नंबर मिल जाएँगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तभी तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैं आंसर भी लिखता हूँ, ताकि फुल मार्क्स मिले। ओके जी। अब इंडियन यूनियन में जब देसी रियासतों को यानी प्रिंसली स्टेट को मिलाया गया था, तो क्या-क्या समस्याएँ सामने आई थी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इस पे हैदराबाद के एक सेशन पे आ जाते हैं। अब ये मैं बताऊँगा नहीं। हैदराबाद के एक सेशन में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो बच्चे फिर दिक्कत है। हैदराबाद का एक सेशन तो आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद को भारत में कैसे विलय करवाया गया था। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, भारतीय संघ में और देसी रियासतों के विलय करवाने में भारत के सामने क्या-क्या समस्या आई थी। सबसे पहली समस्या तो ये आई थी, वही शुरुआत से लिखनी है कि भारत आज़ाद हुआ था और भारत के आज़ाद होने के बाद जो है वो जो ब्रिटिश सरकार है उसने जो है वो रजवाड़ों को चॉइस दे दी थी कि आप इंडिया में मिलना चाहते हो या पाकिस्तान में मिलना चाहते हो, अलग देश बनाना चाहते हो। और अगर देसी रियासतों को भारत में नहीं मिलाया जाता तो भारत के अंदर सबसे बड़ी पावर ये आती, दिक्कत ये आती कि भारत के अंदर अखंडता नहीं बन पाती। हमें गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जाने में 8 वीज़ा लेने पड़ते, तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी बात है कि ये जो पावर थी ना कि भारत संघ में जो है वो मिलना चाहते हैं नहीं मिलना चाहते, ये लोगों को नहीं थी या वहाँ के राजा को, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। और तीसरी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे राजा वो वो कश्मीर जो पाकिस्तान है वहाँ से मिलना चाहते थे। ये 3 प्रॉब्लम थी, ठीक है? इसी बात पे आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है सर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके जी। इससे ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन क्या ही होगा। और ये क्या है कि ये भी हल्के-हल्के क्वेश्चन पूछे गए हैं यार। एमसीक्यू थे थोड़े बढ़िया, मेरे को बाकी क्वेश्चन तो कुछ लगा ही नहीं। बढ़िया तो एमसीक्यू भी नहीं थे मतलब कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो, तो 1989 के बाद क्या-क्या जो है ऐसी घटना हुई? सबसे पहले वो क्या लिखोगे? वो मंडल कमीशन की, है ना? कांग्रेस की जो वो होती थी, पावर होती थी, वो खत्म हो गई, कांग्रेस सिस्टम कोलैप्स हो गया। 1991 में क्या आई थी? वो पॉलिसी आई थी हमारी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो लिख देना। और क्या लिखोगे? अयोध्या डिस्प्यूट भी लिख देना और राजीव गांधी का असैसिनेशन। तो ये 5 मेन घटना हुई थी 1989 के बाद। तो ये बता रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में, सबसे एंड का चैप्टर है सेकंड बुक का और उसके अंदर दे रखा है, ठीक है? अब इसी बात पे आ जाओ, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भारत की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां में उभरी आम सहमति। अच्छा देखो, बहुत सारी पार्टी अभी तक 1947 से लेकर अभी तक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आई है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जनता पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी यूपीए, कभी एनडीए। तो ये सारी की सारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह आई है। बट क्या ऐसी चीज़ है जिसपे सबकी सहमति है? ठीक है, पहली बात तो सबकी सहमति किस पे है? पहली बात तो सबकी सहमति है कि जी हाँ जी, हम जो जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई है ना 1991 में, सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसी के तर्ज पे काम करेंगे। इसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे या ग्लोबलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस पर सबकी सहमति है। दूसरी बात है कि हम सीटीबीटी और एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे। वही न्यूक्लियर वेपन वाली ट्रीटी पे अभी तक किसी ने साइन नहीं किया। तीसरी बात कि हम जो बैकवर्ड लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। और क्या चीज़ है जिस पर आम सहमति बनी हुई है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कवर है, बट और क्या है जिस पर हम देख ही लेते हैं यार, जब लिखा हुआ है तो क्यों ही सोचना इतना। और किस चीज़ पे सहमति बन सकती है जी? इकोनॉमिक पॉलिसी बता दिया मैंने, बैकवर्ड बना दिया। अच्छा जी, इसको देखने से पहले हाँ, दूसरी बात है कि जो स्टेट हाँ, फेडरलिज्म को जो है उसकी रिस्पेक्ट करी जाएगी और जो स्टेट पार्टी है उनकी भी रिस्पेक्ट करी जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर उनके रोल को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ये एक है। और लास्ट है कि हम है ना प्रैग्मैटिक अप्रोच पे चलेंगे, ना प्रैग्मैटिक अप्रोच पे चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि इसमें देखो एक बात लिखा हुआ है कि एम्फसाइज ऑन द प्रैग्मैटिक कंसिडरेशन रेदर देन आइडियोलॉजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोशिश करेंगे कि हम है ना रियलिटी पे चले। हम जो है ना सिर्फ ऐसी चीज़ों का विरोध ना करें कि भाई ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? देखो एक है ना पर्सन है कांग्रेस के अंदर शशि थरूर, बहुत ही समझदार नेता है, ठीक है? वो कुछ चीज़ों पर बीजेपी का फुल टू अपोज करते हैं और वो जेन्युइन इशू होते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जितना उनको एनालाइज किया है। कुछ चीज़ें तो देखो हर पॉलिटिकल पर्सन को करनी पड़ती है यार, पॉलिटिक्स में वो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो तारीफ भी करते हैं बीजेपी की। तो ये क्या है? ये है ना, ये बेसिकली आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ठीक है? ये जो भारत में अधिकांश राजनीतिक पार्टी, ये तो हो अरे हाँ, ये क्वेश्चन कौन-सा बता रहा था? 3 मुद्दे बताइए, हो तो चुका था। अ, तो अच्छा हाँ, अच्छा प्रैग्मैटिक अप्रोच वाला बता रहा था, माफ़ी चाहूँगा। तो लास्ट पॉइंट यही था कि आम सहमति हम सब पे ये बनी है कि हम सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं चलेंगे, प्रैग्मैटिक अप्रोच भी अपनाएँगे, रियलिटी देखेंगे। रियलिटी का मतलब कि जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने अभी शशि थरूर का एग्ज़ाम्पल दिया आपको। मैं चाहे भाई मतलब एक तरह से आप समझ लो हर चीज़ को अपोज़ करते हो बीजेपी की।
बट जो चीज़ सही है उसको भी तारीफ़ करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी आई है ना, उसकी कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है। मैं इंदिरा गांधी की कुछ अच्छी चीज़ें भी गिना सकता हूँ, आपको बुरी चीज़ें भी गिनवा सकता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी की कुछ अच्छी चीज़ें गिना सकता हूँ, बुरी चीज़ें गिनवा सकता हूँ। मैं 1947 से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक की कुछ अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ, कुछ बुरी चीज़ें बता सकता हूँ। बहुत बार तो मेरे फ्लो में निकल भी जाता है। एक बार क्या वो मोदी जी वाला निकल गया कि वो ज़मीन दी है उन्होंने बांग्लादेश को, फिर वो नेहरू जी ने भी दिया था, तो बच्चे चिढ़ गए कि सर आपने नेहरू जी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, सर आपने मोदी जी के बारे में। अरे भाई दिया है तो दिया है यार, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना? तो ये क्या है, प्रैग्मेटिक अप्रोच मेरी को, मतलब आप क्या कोई वो जातिवादी दुश्मनी थोड़ी ना मेरे, कोई मतलब पड़ोसी थोड़ी ना, रिश्तेदार थोड़ी ना, कि मतलब दुश्मनी थोड़ी ना मेरी उनसे। बट ये जो है वो मतलब क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मेरी अगर कुछ अच्छा काम करेंगे मैं तारीफ करूंगा जी, मेरे को क्या दिक्कत है। अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी मैं उनकी भी तारीफ करूँ, कांग्रेस में बहुत सारे नेता है, मैंने शशि थरूर का ही क्यों नाम लिया, मेरे को अच्छा लगा कि हाँ जी बढ़िया काम करे। तो बेसिकली ये चीज जो दिखाता है ना, ये चीज ही पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, प्रेगमेटिक अप्रोच अपनानी चाहिए, आइडियोलॉजी पे नहीं चलना चाहिए। आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती, ये सच्चाई होती है और जो दिख रहा है वो होता है। ठीक है, मान लो अभी जो है वो कोई कंट्री जो है वो दूर की कंट्री हमारे पे जो है वो अटैक कर दे, ठीक है, तो हम उस पे अटैक कर दें कि जी नहीं आपको अटैक नहीं करना चाहिए था, आपको बात करनी चाहिए थी। तो ये मतलब समझ रहे हो, रियलिटी पे चलना चाहिए, सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं देखना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। दोबारा से ये वाला पॉइंट बता देता हूँ, तो मैं बीच में ज़्यादा बोल देता हूँ, बच्चे बोलते भी हैं, इससे ज़्यादा मत बोला करो। दोबारा से ये वाला पॉइंट बता दूँ, इसका मतलब है कि आम सहमति इस चीज़ पे बनी है कि हमें ना हमेशा अपनी आइडियोलॉजी को सर्वोपरि नहीं रखेंगे, अपनी जो पॉलिटिकल रियलिटी को, जो सच्चाई है उसको रखेंगे। मतलब किसी भी चीज़ को अपोज सिर्फ इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरी पार्टी लेकर आई है, या सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे कि जी हमारी पार्टी लेकर आई है, ये है। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। दोबारा से बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करे तो कर लेना। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो हम अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।